डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4। Darken the circle against the correct option of the following questions with a pencil or a pen. Read the following stanza and answer the questions 1 to 5. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। देखिए, ये पोयम मैं आपको पहले भी 2 वर्कशीट में पढ़ा चुकी हूँ। एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें पोइट जो है हमारे वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक नेचर के ऊपर लिखी हुई बहुत ही सुंदर कविता है। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बोला है कि पोइट जो है वो एक हेमलॉक ट्री, हेमलॉक का मतलब होता है धतूरे का पेड़, मतलब एक पॉइजनस ट्री के नीचे बैठा है और वह बहुत ही उदास है, परेशान है, उसका मूड ख़राब है। लेकिन उस पेड़ के ऊपर एक क्रो बैठा है। जैसे ही वह उसको शुक डाउन ऑन मी, जैसे ही वह पेड़ को उसके ऊपर हिलाता है तो पेड़ के ऊपर जमी हुई जो बर्फ़ के कण हैं, स्नोफ्लैक्स हैं, वो पोइट के ऊपर गिर जाते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, जिसकी वजह से पोइट का दिल बदल जाता है, पोइट का मूड चेंज हो जाता है और वह जो मतलब बहुत ही नेगेटिव विचारों के साथ वहाँ पर बैठा था वह अपने मूड को चेंज करता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, और उसके दिन का ऐसा पार्ट जो खराब होने से, मतलब जो खराब होने वाला था, रूड का मतलब होता है खराब होना, उसके दिन का वह पार्ट जो खराब हो रहा था वह खराब होने से बच जाता है। किसकी वजह से बच जाता है? नेचर की वजह से, क्योंकि स्नो जो है वो नेचर का प्रतीक है। स्नो जब पोइट के ऊपर गिरती है तो जैसे ही पोइट स्नो को टच करता है, उस बर्फ़ को टच करता है, उसके मखमली रूप को टच करता है, तो पोइट का एकदम से मूड चेंज हो जाता है। उसका जो वह दिन बर्बाद होने वाला था, बेकार होने वाला था, जो उसका मूड ख़राब था, वह एकदम से पॉजिटिव हो जाता है, वह चेंज हो जाता है। तो चलिए, पैसेज हम पढ़ चुके हैं, अब इसके ऊपर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, What kind of effect does the action of the crow have on the poet? यहाँ पर उसमें बोला गया है कि मतलब पोइट के ऊपर क्रो का क्या अफेक्ट पड़ता है। तो जब क्रो उसके पोइट के ऊपर मतलब ट्री की ब्रांच को हिलाता है तो जो बर्फ़ उसके ऊपर गिरती है तो पोइट जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट देता है, मतलब पोइट का मूड चेंज हो जाता है तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव को टिक कीजिए। बी नेगेटिव नहीं है। एनोइंग मतलब नाराज़ होने वाला, इरिटेटिंग मतलब चिड़ा हुआ, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट है, वेयर डू यू थिंक इज़ द पोइट सिटेड? पोइट कहाँ पर बैठकर सोच रहा है? नियर द ट्री, ट्री के पास, बिहाइंड द ट्री, ट्री के पीछे, अंडर द ट्री या ऑन द स्नो, तो वो ट्री के नीचे बैठा है, अंडर द ट्री। नेक्स्ट है थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोट्स डिस्क्राइब द अफेक्ट ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑफ द पोइट? देयर इज समथिंग इन्फाइनेटली हीलिंग इन द रिपीटेड रिफ्रेंस ऑफ नेचर। हीलिंग का मतलब होता है इलाज करना, मतलब इलाज करने वाला। तो देयर इज समथिंग इन्फाइनेटली हीलिंग इन द रिपीटेड रिफ्रेंस ऑफ नेचर। लुक डीप इनटू द नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। पोइट नेचर को बहुत अच्छे से, बहुत गहराई में देखता है और उसके बाद समझ जाता है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। आई बिलीव इन गॉड ओनली आई स्पेल इट नेचर, लीव द रोड टेक द ट्रेल्स, तो आप ऑप्शन नंबर बी को टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द मूड ऑफ द पोइट चेंजेस फ्रॉम। पोइट का मूड कैसे चेंज होता है? फ्रॉम गुड टू बैड, फ्रॉम बैड टू गुड, फ्रॉम फनी टू सीरियस, फ्रॉम सीरियस टू फनी। तो उसका मूड पहले बुरा था, फिर वो अच्छे में चेंज हो जाता है। तो आप ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम बैड टू गुड को टिक कीजिए। टिक द ऑप्शन इन विच द वर्ड rude हैज़ बीन यूज्ड करेक्टली। rude मतलब बेकार, बर्बाद होना, नष्ट होना। तो ए पर्सन हु इज डिसऑनेस्ट इज रूड, हिज बिहेवियर इज रूड, इट इज़ नो यूज टू क्राई ओवर रूड मिल्क, आई रूड द डे आई मेट हिम। तो यहाँ पर डे की बात की गई थी, तो आप ऑप्शन नंबर डी को टिक कीजिए, आई रूड द डे आई मेट हिम।
Now come to question number 2. Answer the following questions in 20 to 30 words. What changed the poet's mood in the poem Dust of Snow? Poet का mood किस तरह से change होता है? A sudden shower in the form of the dust of snow changed the poet's mood from sadness to happiness. एकदम से जैसे कुछ उसके ऊपर एक अच्छाई का शावर गिर जाता है तो उसका मूड सैडनेस से हैप्पीनेस की तरफ चेंज हो जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वट इज डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो. बर्फ के छोटे छोटे कण डस्ट ऑफ स्नो हैं. हाउ हैड द रेस्ट ऑफ द डे चेंज फॉर द पोइट? बाय सडन फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो द पोइट फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वॉन्टेड टू एन्जॉय एंड मेक यूज ऑफ द रेस्ट ऑफ द डे. जैसे ही पोइट के ऊपर बर्फ के कण गिरते हैं वह रिफ्रेश फील करता है और वह मतलब एन्जॉय करना चाहता है नेचर को, तो उसका बचा हुआ जो दिन है वह ठीक हो जाता है. Now answer the following questions in 40 to 50 words. The crow and hemlock are usually used in the negative sense, but the poet uses them differently. How? हमेशा crow को और hemlock tree को दोनों को negative sense में देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट फ्रस्ट ने उन्हें दूसरी तरह से यूज़ किया है, तो कैसे एक्सप्लेन कीजिए. The poet Robert Frost is trying to break the stereotypes that consider a crow and a hemlock tree as inauspicious. यहाँ पर पोइट रॉबर्ट फ्रस्ट ने इस स्टीरियोटाइप का मतलब जो ये पुरानी बात बनी हुई है, काफ़ी दिनों से प्रचलित मतलब कहावत है एक कि क्रो और हेमलॉक ट्री जो है वह नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, उस कहावत को उसने इनऑस्पिशियस गलत मान दिया. The poet has represented nature in quite an unconventional manner. He is trying to emphasize that even a crow and a hemlock tree can bring about positive change in person's life. कि एक क्रो और एक हेमलॉक ट्री दोनों ही एक पर्सन की लाइफ में बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. वट वार्निंग डज द पोइट गिव थ्रू द पोएम फायर एंड आइस? पोएम फायर एंड आइस से पोइट ने क्या वार्निंग दी है? Poet warns how we humans will be the end of our own race. Fire represents burning desires, while ice, on the other hand, depicts ice cold hatred. It describes how desire's feeling of lust and passion leads us to do ourselves harm. How hatred and icy unsympathetic judgment make us cold towards everyone. आपको पता ही है इस पोएम में फायर को तो मतलब ऐसी डिज़ायर्स के रूप में एक्सप्लेन किया गया था जो कभी ख़त्म नहीं होती, और आइस को हेटेड के रूप में, नफ़रत के रूप में एक्सप्लेन किया गया था. तो पोइट ने यहाँ पर यही बताया है कि मतलब पूरे वर्ल्ड को नष्ट करने के लिए फायर और आइस ही काफ़ी है. हमारे अंदर यदि अपनी ऐसी डिज़ायर्स हैं जिसको हम पूरा करने के लिए कुछ भी लोगों का बुरा कर सकते हैं, अपनी नफ़रत को कायम रखने के लिए भी हम लोगों का बुरा करते हैं, तो फिर इसका मतलब कि हमारा वर्ल्ड हमारे इन दोनों की वजह से ही ख़त्म हो सकता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. इन द पोएम फायर एंड आइस द पोएट टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस अर्थ ड्यू टू सर्टेन रीजन्स. अकॉर्डिंग टू फ्रस्ट, हाउ विल द वर्ल्ड पॉसिबली एंड? Poet first talks about the destruction because of fire, and in case of this fails, then ice will end the world. यहाँ पर पोइट ने कहा है कि पोइट कहता है कि फायर से भी ये वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है. हमारी डिज़ायर्स ऐसी हैं जो सामने वाले की फीलिंग्स की कदर नहीं करती, तो ये वर्ल्ड जो है वो ख़त्म हो सकता है. फिर उसके बाद वो कहता है और इस वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए आइस भी इनफ है. फायर इन द फॉर्म ऑफ ग्रीड and a manly thirst of power, and ice in the form of amount of hatred present in this world may possibly end the world. तो इस तरह से फायर और आइस ही काफ़ी हैं हमारे अंदर. जो हमारे अंदर लालच है, जो पावर है, मतलब जो प्यास है हमारे अंदर दूसरों को ख़त्म करने की, तो उसकी वजह से भी ये वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन. उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी. फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी. वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे.